सभी को नमस्कार। हिंदी साहित्य का इतिहास और साहित्य के इतिहास में आज हमारी जो क्लास है वो विशेष तथ्य के बारे में है। तो विशेष तथ्यों की ये हमारी क्लास रहेगी। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता अप्रामाणिकता का प्रश्न जो है उस पर हम आज बात करेंगे। किन विद्वानों ने पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक माना है, किन विद्वानों ने अप्रामाणिक माना है, किन विद्वानों ने बीच का रास्ता अपनाते हुए, मध्य मार्ग अपनाते हुए इसे अर्ध प्रामाणिक रचना मानी है। तो मैं आनंद पारिक और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फ्लाई पर। सबसे पहले देखिए पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता अप्रामाणिकता। तो आदिकाल में देखिए रासो ग्रंथों की प्रधानता रही। बहुत से रासो ग्रंथ इस काल में लिखे गए, लेकिन इस काल की कुछ रचनाएं ऐसी भी हैं जिनकी प्रामाणिकता पर प्रश्न चिन्ह जो है वो लग गया है। कुछ विद्वानों का मत है कि ये जो ग्रंथ थे, जो रासो ग्रंथ थे, जो आदिकाल में लिखे गए, वो प्रामाणिक रचनाएं हैं, ऐतिहासिकता उनके अंदर जो है वो है। और कुछ विद्वान जो है इन्हें अप्रामाणिक मानते हैं, इन्हें जो है इतिहास विरुद्ध तथ्य इनमें दिए गए हैं। और कुछ विद्वान इन्हें अर्ध प्रामाणिक रचना मानते हैं कि ये उस समय के ग्रंथ नहीं है, बाद के कवियों ने इन ग्रंथों को रचा है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो प्रवर्ती विद्वान है वो अर्ध प्रामाणिक वाला बीच का रास्ता जो है वो निकालते हैं। तो इस प्रकार का ये जो रासो ग्रंथ लिखे गए, इनमें इसी प्रकार का एक महाकाव्यात्मक जो ग्रंथ है वो है पृथ्वीराज रासो। और यही वह ग्रंथ है जिसकी प्रामाणिकता सर्वाधिक संदिग्ध हुई। जैसा कि आपको पता ही है, पृथ्वीराज रासो 2500 पृष्ठों का 69 समयों में विभाजित एक महाकाव्य है, जिसे शुक्ल जी जाली ग्रंथ बोलते हैं। और शुक्ल जी यह भी कहते हैं कि हिंदी का जो है वो प्रथम महाकाव्य भी इसे मानते हैं। तो 2500 पृष्ठों में रचा गया है, 69 समयों में विभाजित ये महाकाव्य है। और अगर आप इस महाकाव्य के विषय में पूरा पढ़ना चाहते हैं, विस्तार से समग्र विवेचन, तो आप हमारी क्लास संख्या जो है हिंदी साहित्य का इतिहास प्लेलिस्ट है इसी चैनल पर स्टडी फ्लाई पर, तो उसमें आप जो है क्लास संख्या 15 जो है वो पृथ्वीराज रासो से संबंधित क्लास हमारी देख सकते हैं। तो ये जो है बहुत बड़ा महाकाव्य है, जिसे लिखने वाले कौन है? चंद अर्थात चंद बरदाई। और यह माना जाता है कि चंद जो है वो पृथ्वीराज के मित्र थे, कवि थे, सलाहकार थे। और इस ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में वह जो है इन तीनों रूपों में, यानी कि मित्र, कवि और सलाहकार के रूप में चित्रित भी है। इस ग्रंथ में यह भी कहा गया है कि दोनों का जन्म जो है वो एक ही तिथि को हुआ, दोनों की मृत्यु भी एक ही दिन अर्थात एक ही तिथि को हुई। और इसीलिए कहा जाता है इनके बारे में कि एक थाल जन्म एक थाल मरण। तो दोनों की जन्म और मरण तिथि एक ही थी। खैर, ये तो बात पृथ्वीराज रासो के रचयिता के विषय में, जो हमेशा पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो अजमेर के शासक थे उनके साथ रहता था। कर्नल टोड, जिनके बारे में आप सभी जानते हैं, राजस्थान के इतिहास के पितामह कहे जाते हैं और अंग्रेज इतिहासकार हैं प्रसिद्ध, जिनकी एक रचना बहुत प्रसिद्ध है, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। और यही वह रचना है जिससे सबसे पहले हमें पृथ्वीराज रासो के विषय में जानकारी मिलती है। तो कर्नल टोड को तो यह ग्रंथ इतना अधिक पसंद आया कि उन्होंने इसके सौंदर्य पर रीझ कर ही इसके कुछ छंदों का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करवाया था। तो शुरुआत में यह ग्रंथ जो है अप्रामाणिक नहीं था, और बंगाल की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी जो थी कलकत्ता में स्थित है, उसने भी इस ग्रंथ का प्रकाशन आरंभ करवाया, क्योंकि हमेशा साथ रहने वाले जो अभिन्न मित्र की रचना है वो तो प्रामाणिक ही होनी चाहिए। यही सोचकर बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी ने इस ग्रंथ का प्रकाशन आरंभ करवाया। लेकिन सर्वप्रथम सन 1875 ईस्वी में डॉक्टर बुल्लर ने
कश्मीर के कवि ज्ञानक द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक सिद्ध कर दिया। तो चलिए, पृथ्वीराज रासो प्रामाणिक, अर्ध प्रमाणिक और अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान कौन कौन हैं वो देख लेते हैं, और क्या क्या प्रामाणिक, अर्ध प्रमाणिक और अप्रामाणिक मानने के पीछे क्या तर्क विद्वानों ने दिए हैं, वो ही सब कुछ जो है इस क्लास में हम देखने का प्रयास करेंगे। अप्रामाणिकता सर्वप्रथम सन 1875 ईस्वी में डॉक्टर बुल्लर ने कश्मीर के कवि ज्ञानक द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय संस्कृत का काव्य है। एक बात आप ध्यान रखें, पृथ्वीराज विजय के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक रचना जो है वो सिद्ध कर दिया। डॉक्टर बुल्लर पृथ्वीराज जो गए कश्मीर, उन्हें पृथ्वीराज विजय जो ज्ञानक द्वारा रचित है, संस्कृत भाषा की रचना है, उसकी एक खंडित प्रति जो है हाथ लगी और उस पुस्तक की उन्होंने परीक्षा की, और परीक्षा करने के बाद वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पृथ्वीराज विजय जो ज्ञानक द्वारा रचित है वो इतिहास की दृष्टि से अधिक प्रामाणिक ग्रंथ है, अधिक प्रामाणिक रचना है, अधिक उस पर जो है ऐतिहासिक तथ्य जो है वो सही है, अधिक विश्वास किया जा सकता है, और पृथ्वीराज रासो अत्यंत अप्रामाणिक रचना है। ज्ञानक द्वारा जो रचित रचना है पृथ्वीराज विजय, उसमें घटनाओं का वर्णन किया गया है, जिन घटनाओं का वे पृथ्वीराज के समय में जो अभिलेख मिले हैं, उस समय के जो लेख मिले हैं, उस समय की जो समकालीन अन्य रचनाएं हैं उनसे मेल खाती हैं। पृथ्वीराज विजय की जो घटनाएं हैं, जो पृथ्वीराज विजय में वर्णित घटनाएं हैं, वो तो सारी उस समय की अन्य रचनाएं जो हैं, अन्य कृतियां हैं, अभिलेख हैं, शिलालेख हैं, सबसे वो घटनाएं मेल खाती हैं, लेकिन पृथ्वीराज रासो में वर्णित घटनाएं इन सब से मेल नहीं खाती है। और इसीलिए, और उन दिनों देखिए यूरोपियन जो विद्वान थे वो हमारे जो देश की रचनाएं हैं उन्हें दो दृष्टियों से महत्व देते थे। एक तो क्या कि ऐतिहासिक तथ्यों को वो प्राप्त करना चाहते थे, दूसरा भाषा शास्त्रीय समस्याओं को सुलझाने की दृष्टि से। और रासो जो है, पृथ्वीराज रासो, वह इन दोनों ही उद्देश्यों को जो है सिद्ध नहीं कर सकता था। ये दोनों ही उद्देश्य उससे सिद्ध नहीं होते थे, क्योंकि उसमें घटनाएं कल्पित थीं और भाषा शास्त्रीय समस्याओं को सुलझाने की दृष्टि से भी नहीं। तो बुल्लर ने सोसाइटी को एक पत्र भेजा और पृथ्वीराज रासो का प्रकाशन बुल्लर ने बंद करवा दिया। तो यही सब, तो बुल्लर वह प्रथम विद्वान था जिसने पृथ्वीराज रासो की ऐतिहासिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाया। अब अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान, देखिए पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान कौन कौन है। डॉक्टर बुल्लर है सबसे पहले, वो इसका प्रकाशन बंद करवा देते हैं। सबसे पहले अप्रामाणिक अनऐतिहासिक रचना इसे सिद्ध करते हैं। गौरीशंकर हीराचंद ओझा जो इसे भाटों और चारणों की कोरी कल्पना कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल वो भी इस मत से सहमत है और इसे जाली ग्रंथ मानते हैं। हालांकि वो कहते हैं कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो, हिंदी का प्रथम महाकवि चंद बरदाई, लेकिन इसे साथ ही वो जाली रचना भी मानते हैं। इसके अलावा और कौन है? मुंशी देवी प्रसाद, एक ही बात है, देवी प्रसाद मुंशी बोलो चाहे मुंशी देवी प्रसाद। कवि राजा श्यामल दास, कवि मुरारीदान, मोतीलाल मेनारिया। तो ये 7 विद्वान हैं, डॉक्टर बुल्लर, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, देवी प्रसाद मुंसिफ, कवि राजा श्यामल दास, कवि मुरारीदान, मोतीलाल मेनारिया। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने इसे भाटों व चारणों की कोरी कल्पना कहा है। शुक्ल जी से जाली ग्रंथ मानते हैं। तो ये विद्वान जो इसे अप्रामाणिक रचना मानते हैं। इसके आगे देखिए, इसके पक्ष में तर्क क्या है? अप्रामाणिकता के पक्ष में तर्क, जैसा कि कहा गया आरंभ में, यह ग्रंथ जो है अप्रामाणिक नहीं था, लेकिन फिर कुछ विद्वानों ने इसे अप्रामाणिक सिद्ध किया। उसके पीछे कुछ कारण थे। देखिए क्या कारण थे, वो ये थे कि कितनी ही ऐसी अनमिल बातें इस पुस्तक में मिली जो इसके ऐतिहासिक रूप को निर्विवाद रूप से गलत साबित करती थी। पहला तथ्य
तर्क क्या है कि रासों में जो उल्लिखित घटनाएं और नाम जो हैं वो इतिहास से मेल नहीं खाते। इसमें परमार, चालुक्यों और चौहान क्षत्रियों को अग्निवंशी माना है। आपको पता है अग्निकुंड से चौहानों, राजपूत, परमारों, चालुक्यों की उत्पत्ति का सिद्धांत चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासों में ही दिया है। तो इसमें जो ये क्षत्रिय हैं उन्हें अग्निवंशीय माना है, लेकिन वे सूर्यवंशी प्रामाणिक हुए हैं। वे बाद में सूर्यवंशी सिद्ध हुए हैं सारे के सारे, लेकिन इसमें अग्निवंशी जो है उत्पत्ति का सिद्धांत दिया गया है। एक तो ये। आगे देखिए, दूसरा तर्क दिया जाता है कि पृथ्वीराज का दिल्ली गोद जाना, संयोगिता, स्वयंवर आदि घटनाओं का इतिहास से मेल नहीं मिल रहा है, आदि घटनाएं इतिहास से मेल नहीं खाती। तीसरा तर्क है अनंगपाल, पृथ्वीराज और विसल देव के राज्यों के संदर्भ भी अशुद्ध है। आबू पहाड़ के राजा जेत और सल्क बताए गए हैं, जिनका तत्कालीन शिलालेखों में कोई उल्लेख नहीं मिलता, और उस समय का जो सचमुच का आबू पर राज्य कर रहा था धारावर्ष परमार की इस ग्रंथ में कोई चर्चा नहीं मिलती है। धारावर्ष परमार उस समय आबू पर्वत पर राज्य कर रहा था, उसकी तो इसमें चर्चा ही नहीं है। लेकिन आबू पहाड़ के राजा जेत और सल्क बताए गए हैं, जिनका अन्य कहीं भी उल्लेख जो है वो नहीं मिलता है। पृथ्वीराज की मां का नाम कर्पूरी देवी था, जो चेदी नरेश की कन्या थी एक्चुअल में, लेकिन जो रासों में कमला इसका नाम बताया गया है। और अनंगपाल की पुत्री के लड़के जो है पृथ्वीराज थे, यानी अनंगपाल नाना थे। ये भी संदर्भ जो है शुद्ध नहीं है, जबकि इतिहास सम्मत तथ्य क्या है कि पृथ्वीराज विजय जो ग्रंथ है संस्कृत की रचना जानकी, उसके अनुसार पृथ्वीराज सोमेश्वर व कर्पूरी देवी के पुत्र थे। कर्पूरी देवी चेदी नरेश की कन्या थी। जब पृथ्वीराज नाबालिग थे तो कर्पूरी देवी ने कदम्बवास नामक मंत्री की सहायता से राज्य का संचालन किया। यह बात अभिलेखों में भी मिलती है और पृथ्वीराज विजय में भी। लेकिन यहाँ पर रासों में पृथ्वीराज की माता का नाम कमला बताया गया है और कहा गया है कि वह अनंगपाल चौहान जो था उसकी पुत्री थी और उसका पुत्र था पृथ्वीराज। आगे देखिए, पृथ्वीराज की बहन प्रथा कुंवरी का विवाह मेवाड़ के समर सिंह के साथ बताया गया है, जो अशुद्ध है, क्योंकि समर सिंह के अभिलेख 1278 ईस्वी और 1285 ईस्वी के बीच मिले हैं। तो समर सिंह बहुत बाद का शासक सिद्ध होता है। और वैसे भी हम जब राजस्थान का इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें गुहिल वंश में सामंत सिंह जो है वो मेवाड़ का शासक था पृथ्वीराज के समकालीन। तो समर सिंह वाला भी जो है ये तथ्य अशुद्ध ठहरता है। इसके बाद देखिए, छठा तर्क जो है वो अप्रामाणिकता के संबंध में वो है समर्थन में। रासों में पृथ्वीराज के 14 विवाहों का वर्णन है जो इतिहास से मेल नहीं खाते हैं। 14 विवाह पृथ्वीराज द्वारा गुजरात के राजा भीम सिंह का वध भी इतिहास सम्मत नहीं है, क्योंकि अगर शिलालेखों पर हम विश्वास करें तो वह पृथ्वीराज के बहुत दिन बाद तक जो है जीवित रहा था। आठवां जो देखिए, पृथ्वीराज के हाथों मोहम्मद शहाबुद्दीन गोरी की मृत्यु की सूचना भी इतिहास सम्मत नहीं है, क्योंकि रासों के अनुसार जो है शहाबुद्दीन पृथ्वीराज के तीर से मारा गया था। पृथ्वीराज और चंद को वो कैद करके गजनी ले गया था। वहां जो है पहले तीर से पृथ्वीराज ने शहाबुद्दीन को मारा, फिर चंद और उन्होंने जो है खुद सुसाइड मारे गए। लेकिन ये भी सूचना जो है इतिहास सम्मत नहीं है। वह सन 1203 ईस्वी में गक्कारों के हाथों मारा गया जो है इतिहास में ऐसा मिलता है। पृथ्वीराज द्वारा सोमेश्वर का वध भी इतिहास सम्मत नहीं है। रासों में दी गई तिथियां अशुद्ध हैं। सभी तिथियों में इतिहास की तिथियों से प्राय 90 से 100 वर्षों का अंतर हमें मिलता है। तो ये कुछ तर्क हैं इसे अप्रामाणिक मानने वाले विद्वानों के। और अब अगला जो दूसरी कैटेगरी है, दूसरा जो पक्ष है विद्वानों का,
वो पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रामाणिक मानने वाले विद्वान। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गए, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी हो गए, मुनि जीनी विजय हो गए, अगरचंद नाहटा, दशरथ ओझा, तो ये है, और मुनि जिन विजय वही हैं जो इस ग्रंथ की भाषा को अपभ्रंश मानते हैं। सबसे पहले तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुनीति कुमार चाटुर्जा, मुनि जिन विजय, अगरचंद नाहटा, दशरथ ओझा, ये इस ग्रंथ को अर्ध प्रामाणिक मानते हैं कि मूल रूप से तो यह ग्रंथ जो है वो पृथ्वीराज के दरबार में उपस्थित एक कवि चंद ने लिखा था, लेकिन बाद में इसमें प्रक्षेपक जो है जुड़ते चले गए। आप समझ रहे हैं कि बाद में जो है बाद के कवियों ने कुछ कुछ इसमें जोड़ा, तो ये जो है कुछ अंश इसके इतिहास विरुद्ध हो गए, कुछ काल्पनिक हो गए और कुछ ऐतिहासिक हो गए, लेकिन इसका मूल रूप एक छोटा सा है और वो उतना ग्रंथ था। बाद में इसमें जो बातें हैं वो जुड़ती चली गई, प्रक्षेपक इसमें ऐड होते गए और फिर वो ग्रंथ जो है ऐतिहासिकता के विरुद्ध हो गया, थोड़ा सा अनैतिहासिक हो गया। पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान कौन कौन से हैं? देखिए, तीसरा मत विद्वानों का अप्रामाणिक मानने वाले देखे, अर्ध प्रामाणिक मानने वाले देखे, प्रामाणिक मानने वाले देखे। देखिए, डॉक्टर श्याम सुंदर दास है, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या जो आनंद संवत की कल्पना करते हैं, मिश्र बंधु प्रामाणिक मानते हैं, कर्नल टोड जो इसके छंदों के सौंदर्य पर जो है बहुत ही रीझ गए थे और इसका प्रकाशन आरंभ करवा दिया था, मथुरा प्रसाद दीक्षित, दशरथ शर्मा, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, डॉक्टर नगेंद्र, जॉर्ज ग्रियर्सन आदि विद्वान ऐसे हैं जो इसे प्रामाणिक रचना मानते हैं। अर्ध प्रामाणिक या प्रामाणिक मानने वालों के तर्क भी हम देख लेते हैं कि डॉक्टर दशरथ शर्मा का मत है कि इसका मूल रूप प्रक्षेपों में छिपा हुआ है। इधर जो लघुतम प्रतियां मिली हैं उनमें इतिहास संबंधी अशुद्धियां नहीं हैं, जो मूल है लघुतम प्रतियां हैं बिल्कुल छोटी छोटी, उसमें इतिहास संबंधी गलतियां नहीं हैं। जो बाद में इसमें ऐड हुआ काव्य उसमें इतिहास संबंधी अशुद्धियां मानी हैं। पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक सिद्ध करने के लिए आनंद संवत की परिकल्पना मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या की देन है। मोस्ट होगा आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। तो आनंद संवत की परिकल्पना करते हैं मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, और अगर आनंद संवत के अनुसार इसकी घटनाओं की तिथियों का जो है गणना की जाए तो 80 से 90 वर्षों का जो अंतर है वो मिट जाता है। तो पृथ्वीराज रासो में दी गई घटनाओं एवं इतिहास में वर्णित घटनाओं की तिथियों में 80 से 90 वर्षों का अंतर मिलता है। इसके निराकरण के लिए मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या ने आनंद संवत की कल्पना की। उनके अनुसार अगर रासो में दी गई तिथियां विक्रमी संवत में न होकर आनंद संवत में है, यदि आनंद संवत के अनुसार हम गणना करते हैं तो तिथियां इतिहास से मेल खा जाती हैं। वो 80-90 वर्षों का जो अंतर है वो मिट जाता है अगर हम विक्रमी संवत की जगह आनंद संवत से इसकी जो है गणना करते हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत है कि पृथ्वीराज रासो में 12वीं शताब्दी की भाषा की संयुक्ताक्षरमयी अनुस्वारांत प्रवृत्ति मिलती है, जिससे यह 12वीं शताब्दी का ग्रंथ जो है वो सिद्ध होता है। ये मत किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। द्विवेदी जी कहते हैं कि 12वीं शताब्दी की जो भाषा है संयुक्ताक्षरमयी अनुस्वारांत जो प्रवृत्ति है वो इसमें मिलती है। रासो इतिहास ग्रंथ न होकर काव्य रचना है, अतः उसमें इतिहास का सत्य खोजना और उसके न मिलने पर उसे अप्रामाणिक घोषित करना अनुचित है। ये तर्क है अप्रामाणिक मानने जो प्रामाणिक मानते हैं उन विद्वानों का। तो इसी के लिए शुक्ल ने कहा है कि अगर रासो इतिहास ग्रंथ न होकर काव्य रचना है, अतः उसमें इतिहास का सत्य खोजना और उसके न मिलने पर अप्रामाणिक घोषित करना अनुचित है, तो शुक्ल जी कहते हैं कि फिर पृथ्वीराज विजय भी तो इतिहास ग्रंथ न होकर काव्य रचना ही है, फिर उसमें जो है ऐतिहासिक तथ्य इतने सही सही जानकारियां सही सही क्यों हैं? हालांकि ठीक है इतिहास ग्रंथ नहीं है काव्य है, तो
उसमें इतने ऐतिहासिक तथ्य हमें नहीं मिलेंगे। यह भी मत जो है, यह भी समर्थन में जो मत है वो सही, बिल्कुल सही है। आगे चलिए, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, क्योंकि उसमें कल्पना का अंश भी होता है, एक महान व्यक्तित्व का जो वर्णन है वो बाद के कवि भी जो है वो करते हैं, उसमें काल्पनिकता के साथ जो है वो उसे वर्णन करते हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह मत है कि पृथ्वीराज रासो की रचना सुख सुखी संवाद के रूप में हुई थी, अतः जिन सर्गों में यह शैली नहीं मिलती उन्हें प्रक्षिप्त मानना चाहिए। जिन सर्गों में यह शैली नहीं है वो बाद में जोड़े हुए मानना चाहिए। यदि यह तर्क मान लिया जाए तो वे ही अंश प्राय प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं। जिनमें इतिहास विरुद्ध तथ्य हैं, जिनमें इतिहास विरुद्ध तथ्य हैं वो प्रक्षिप्त यानी कि बाद में जोड़े हुए सिद्ध हो जाते हैं, और जो सुख सुखी संवाद में है उन्हें हम देखते हैं तो उनमें इतिहास विरुद्ध तथ्य हमें नहीं मिलते हैं। तो ये द्विवेदी जी का मत है कि अर्ध प्रमाणिक का अर्थ यह है कि कुछ तो उस समय ही लिखा गया, बाद में कुछ अंश बाद में जुड़ गए, और प्रामाणिक वाले भी यह सारा ग्रंथ उसी समय पृथ्वीराज के समय चंद्र ने लिखा। जिन लोगों ने, और क्या तर्क है प्रामाणिक मानने वाले विद्वानों के, जिन लोगों ने रासों में अरबी फारसी के शब्दों के प्रयोग के कारण उसे जाली ग्रंथ माना है, उनके विरुद्ध यह तर्क दिया जाता है कि चंद्र लाहौर का निवासी था, वहां उस समय तक मुसलमानों का प्रभाव आ चुका था, अतः अरबी फारसी के शब्दों का मिश्रण होना इसमें सहज ही है। अब एक मत और है, चौथा मत है, और कोई भी विद्वान इसे सहमत नहीं है। ये तो हुए तर्क। जिन लोगों ने, लास्ट तर्क क्या था प्रामाणिक मानने वालों का, कि अरबी फारसी के शब्दों के प्रयोग को देखकर ग्रंथ में इसे जाली माना है। तो ये बात ध्यान में रखिए कि पृथ्वीराज जो है वो का कवि जो है, इस रचना का रचयिता जो है वो लाहौर का निवासी था, और वहां पर उस समय तक मुसलमानों का प्रभाव आ चुका था, तो उस हिसाब से इसमें भी अरबी फारसी के शब्दों का मिश्रण सहज है। और अन्य वो कहते हैं कि बाल की खाल खींचने की चेष्टा में जो अनेक तर्क पृथ्वीराज रासो को ही नहीं बल्कि रामचरितमानस, सूर सागर, बीजक आदि अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों को भी जो है अप्रामाणिक सिद्ध कर देंगे। अगर ऐसे तर्क हम सब पर लागू करेंगे तो सभी जो काव्य रचनाएं हैं वो अप्रामाणिक सिद्ध हो जाएगी। तो उनकी ये बात है। रामचरितमानस जैसी रचना है उसमें तो प्रक्षिप्त अंश स्वीकार किए ही जाते हैं, ऐसे पद भी मिल जाते हैं जो सूर और मीरा के नाम से प्रसिद्ध है रामचरितमानस में ही। तो एक चौथा मत देखिए, अपने अपने मत हैं विद्वानों के। चौथा मत नरोत्तम स्वामी का है। उन्होंने सबसे अलग यह बात कही है कि रासो मूलतः प्रबंध काव्य नहीं था। चंद ने पृथ्वीराज के दरबार में रहकर यह मुक्तक के रूप में रासो की रचना की, लेकिन उनके इस मत से कोई विद्वान सहमत नहीं है। तो उम्मीद करता हूं आपको यह जो है हमारी विशेष तथ्यों की क्लास पसंद आई होगी। पृथ्वीराज रासो प्रामाणिक, अर्ध प्रमाणिक, अप्रामाणिक मानने वाले विद्वानों के मत आज हमने देखे। कौन कौन विद्वान है जो पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक, प्रामाणिक और अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। इसी के साथ ये आज की क्लास को यहीं पर देते